हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए दैट व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पहला आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? सो ऑस्मोसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो डेफिनेशन उसका ये होता है So, what is osmosis? The movement of solvent particles from dilute concentration side to high concentration side through a semi-permeable membrane. This is what is called as osmosis. तो अगर मैं ज़रा इसका फ़ोटो बनाना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक ये कंटेनर है, ऑलराइट, एक ये कंटेनर है और दिस इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि ये हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही मूव करने देता है, इधर से उधर सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने नहीं देता है। सो दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है दैट इज़ कॉपर फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या ना, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये आपका है डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड, इसको ऐसे बाहर लिख देते हैं, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पर है एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन उस साइड है। मतलब कि अगर हम दोनों के कंपेयर करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, मैं यहाँ पर ज़रा अगर सॉल्वेंट बना दूँ और यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट जब डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ होने लग जाएगा तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप ही होने लगता है ये, ऑलराइट, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब अगला टर्म आता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने अभी हेडिंग लिखी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो करेंगे क्या, हमें इसका जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये हमें रोकना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर से हम प्रेशर अप्लाई करना चालू कर देते हैं सोल्यूशन साइड में। ऑलराइट, तो सोल्यूशन साइड में हमने प्रेशर अप्लाई करना चालू कर दिया, पिस्टन है मान लीजिए, तो यहाँ से हमने प्रेशर अप्लाई करना चालू किया। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते चले जाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट कम होने लगेगा, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और कम हो जाएगा, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर रुक जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर प्रेशर that stops the process of osmosis is called as osmotic pressure। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, the pressure applied on the concentrated solution side which stops the process of osmosis, this is called as osmotic pressure। समझ में आ गया? जल्दी से you can take a screenshot, तब मैं फिर osmotic pressure की definition लिखता हूं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, ये डायग्राम मैंने बना रहने दिया है क्योंकि अभी हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो
So the pressure applied on concentrated solution side to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure. ठीक है, समझ में आ गया? इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फर्ज करिए ये टॉपिक मुझे बाद में डिस्कस करना था, बट क्योंकि डायग्राम बनाया तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्ज करिए कि आप और प्रेशर अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने, तो क्या होगा? अब जब आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया है तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। इजंट इट? कॉमन सेंस की बात है। और प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट यहां से यहां पर होने लग जाएगा। सो ये क्या हो रहा है दरअसल? ये क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है? तो नया टर्म आपके लिए आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये उनको बताइएगा डेफिनेशन। All right. So when pressure greater than osmotic pressure is applied, then the movement of the solvent particles is reversed. This is called as reverse osmosis. इसका example है desalination of water. Example है desalination of water. Desalination of water मतलब खारे पानी में से, मतलब नमक वाला जो पानी है उसमें से पानी एंड सॉल्ट को अलग करना है। तो करेंगे क्या? यहाँ पर आप NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लीजिए, NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लीजिए, और यहाँ पर आप ले लीजिए सिर्फ वाटर, यहाँ पर आप ले लीजिए सिर्फ वाटर, सिर्फ सॉल्वेंट ले लीजिए। अब यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ वाटर ले लीजिए। प्रेशर अप्लाई करना चालू कर दीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, तो जितना भी मम जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो पानी यहाँ से निकल के यहाँ पर चला जाएगा, तो जितना भी पानी है वो यहाँ पर आ जाएगा एंड द सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे आप नमक एंड पानी को या सॉल्ट एंड वाटर को आप सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही पास करने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास करने नहीं देता है, ठीक है? अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपने एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का देख लिया और आपने एक फंक्शनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर की देख ली। एक पॉइंट में और ऑस्मोटिक प्रेशर का बताना चाहता हूं, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो मैं चीज़ बोल रहा था कि एक चीज़ मुझे और बतानी है, वो ये है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि मान लीजिए एक ये सेटअप है, ये वाटर है इस कंटेनर में, और एक ये बल्ब आप इसको बोल सकते हैं, स्क्वायरिश बल्ब है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस ये पोरस बल्ब है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और वाटर जो है वो यहाँ से अंदर जा सकता है। अंदर है शुगर सोल्यूशन, तो अंदर आ गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और बाहर आ गया आपका सॉल्वेंट, राइट? तो इसका मतलब ये है सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं। ऑलराइट, ये एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें शुगर सोल्यूशन यहाँ तक अभी भरा हुआ है, यहाँ तक अभी शुगर सोल्यूशन भरा हुआ है। जैसे जैसे आप अब इस सेटअप को आप छोड़ दीजिए काफ़ी दिन तक, तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे वाटर अंदर पास हो रहा है एंड ये जो लेवल है कैपिलरी का, ये धीमे धीमे शुगर सोल्यूशन जो है ये राइज़ कर रहा है। ऑलराइट, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब ये राइज़ नहीं करेगा। तो ये मान लीजिए हाइट h1 थी इनिशियल और ये मान लीजिए हाइट h2 है फाइनल। ऑलराइट, तो ये जो आप हाइट देख रहे हैं, चेंज इन हाइट है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसके हेल्प से अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज पाई इज इक्वल टू एच
dg. पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, h जो है ये चेंज इन हाइट है, चेंज इन हाइट, d is density of the solution, and g is constant 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और डेफिनेशन फिर डेवलप हो गई यहां पर, वो ये है, इट इज द So it is the hydrostatic pressure developed on the solution that stops the process of osmosis. This is also called as osmotic pressure. So this is called osmotic pressure. तो पाई से रिप्रेजेंट करते हो उसको. तो एक डेफिनेशन आपकी और आ गई. अब आपको न्यूमेरिकल में चेक करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में पाई इज इक्वल टू एच डी जी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, या फिर एक और फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हम थोड़ी देर बाद अभी आपको डिस्क्लोज करेंगे कि वो लगाना है. ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, विल मूव फर्दर. अब किसी सोल्यूशन का अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो बेस्ट मेथड है बार्कले एंड हार्टलेज मेथड. तो इसमें उन्होंने किया गया था, एक इन्होंने ऐसा सेटअप बनाया था. ये पूरा एक आयरन का जैकेट है या पूरा कंटेनर है, और ये बीच में वाटर के लिए उन्होंने एक सिलेंडर बनाया है, एंड देन उसको चारों तरफ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर किया, एंड देन सोल्यूशन इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के चारों तरफ. ऑलराइट, यहाँ पर एक पिस्टन लगाया, दिस इज़ प्रेशर गॉज टू मेजर द प्रेशर, और यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब दी है, और यहाँ पर स्टॉप को जो यहाँ से पानी डाला जाता है ताकि पानी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे. अब होता क्या है कि इस पर्टिकुलर लेवल को ध्यान में रखा जाता है. जब ये पूरा सेटअप किया जाता है तो वाटर टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग इनटू द सॉल्यूशन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर सोल्यूशन में मूव करने लगता है. अब कैसे पता चलेगा, अंदर तो नहीं घुसे हुए हैं कि हमें पता चल जाए कि वाटर सोल्यूशन मूव करने लगा, वो यहाँ से पता चलने लगेगा. जैसे ही ये नीचे की तरफ जाना शुरू होगा वैसे ही पता चल जाएगा कि वाटर का मूवमेंट चालू हो गया. तो करेंगे कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना चालू कर दीजिए. ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करना धीमे धीमे आप चालू करेंगे. धीमे धीमे ये जो लेवल है वाटर का, ये जो वाटर का जो लेवल है, ये धीमे धीमे आप प्रेशर अप्लाई करना चालू करेंगे तो वाटर का लेवल जो है वो फिक्स हो जाएगा. ऑलराइट, फिर आप थोड़ी देर तक उसको प्रेशर को अप्लाई रखिए. देखिए कि प्रेशर का जो ये वाटर का जो लेवल है ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो यहाँ पर जब वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ फिक्स. तो जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया वो आप मेजर करेंगे प्रेशर गॉज से, तो दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. सो इट इज़ प्रिटी एक्यूरेट मेथड. हाई प्रेशर पे भी यूज़ हो जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो है बहुत ही रेयरली मिक्स होता है, क्योंकि तुरंत यहाँ से पता चल जाता है. और जैसे ही यहाँ पर वाटर लेवल डाउन होने लगे वैसे प्रेशर को अप्लाई करना चालू कर दीजिए. तो जितना भी प्रेशर आप यहाँ पर मेजर करेंगे दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट वाज गिवन बाय बर्कले एंड हार्टले. ऑलराइट, ये फ़ोटो की आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. देखने में प्रिटी सिंपल लग रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. मान लीजिए दो सोल्यूशन है आपके पास, दो सोल्यूशन है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में दोनों को डिवाइड कर रहा है. इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है. तो अगर पाई 1 मतलब इस पार्ट का सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं इफ़ पाई 1 इज़ लेस देन पाई 2, राइट. तो इस सोल्यूशन को जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक सोल्यूशन.
एंड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं हाइपर, बोलते नहीं हाइपर हो गया तो मैंने वैसे ही याद किया हुआ, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। अब एक चीज़, अगली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो हमेशा तो इसी वजह से हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कभी आप अगर अब प्लांट्स में अगर आप यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो कभी आपने देखा होगा प्लांट सेल को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वो स्वेल कर जाता है, और अगर आप प्लांट सेल को NaCl सोल्यूशन में डालेंगे तो वो श्रिंक कर जाता है। तो यही सारा खेल उसमें हो रहा है। जैसे कि आपने अगर सपोज़ ये प्लांट सेल है, इसको अगर आपने वाटर में डाल दिया तो पानी अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है ये जो वाटर है ये है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एंड अंदर जो सेल के अंदर भी तो कुछ मामला सब होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो जैसे मैंने आपको बताया सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जाएंगे, जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाएगा। तो जो सेल है, सेल स्वेल्स। ठीक है। और अगर आपने इसी सेल को सेम टाइप के सेल को अगर आपने NaCl सोल्यूशन में डाल दिया, NaCl सोल्यूशन, तो अब NaCl solution is now acting as hypertonic solution, hypertonic solution, and ये जो सेल के अंदर है that is acting as now as hypotonic solution, hypotonic solution। तो होगा क्या? solvent particles will move from hypo to hyper, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल सेल के अंदर से बाहर आने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर रेड से लिख देता हूँ, सेल श्रिंक्स। समझ में आया ये चीज़? अच्छा, तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आपको समझ में आ गया। अब ये आपने सेल का पूरा एग्जाम्पल देखा, तो सेल में जब भी ये खुराफातें होती हैं तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो ये जो पूरी खुराफाती आपने देखी, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। तो एक टर्म आपको पता चल गया, जब भी सेल्स में ये खुराफाती हो तो वो हमेशा बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स कभी भी सेल के अंदर जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। नाम से बताया एंडोऑस्मोसिस, मतलब कि सेल के अंदर अगर कभी भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाता है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। तो इसके मैं डेफिनेशन ले लिख रहा हूँ, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर लास्ट इसमें एक टर्म मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑलराइट, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ऑलराइट, सो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इनको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये थोड़ा सा जगह नहीं है, इसी में मैं करके देख रहा हूँ। सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता चली? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक पता चला, आपको प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ये पता चला, आपको एंडोस्मोसिस क्या होता है ये पता चला, एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं आपको ये पता चला। राइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहला है सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। प्लांट अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल, ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। RBCs रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जैसे अभी मैंने आपको पिछला वाला एग्जांपल बताया था।
डेड बॉडी स्वेल अंडर वाटर ड्यू टू एंडोस्मोसिस, पानी अंदर, डेड बॉडी के अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से डेड बॉडी स्वेल कर जाती है। एंड सेम इज़ विद ड्राई फ्रूट। कभी आप ड्राई फ्रूट को, ड्राइड फ्रूट को आप जब पानी के अंदर प्लेस करिए, कुछ दिन तक उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए तो वो स्वेल कर जाता है। आप किशमिश के साथ वैसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ऑलराइट, सो दीज वर सम बेसिक यूजेस ऑफ ऑस्मोसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो और मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ और इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, तो दैट इज़ इंट्रावीनस ड्रिप्स ऑफ सलाइन वाटर। तो अगर 0.91% सोल्यूशन है NaCl का, तो दैट इज़ आइसोटोनिक विद द ह्यूमन ब्लड। तो जो सेल है, ह्यूमन सेल है, वो ना इधर श्रिंक करेगा ना ही वो स्वेल करेगा। मगर खुराफाती तब हो जाएगी जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ लेस देन 0.91। तो अब ये जो सोल्यूशन है दिस इज़ हाइपोटोनिक टू ब्लड। इसका मतलब जो आपके सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे। जो स्वेल कर जाएंगे तो वो बर्स्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेल्स स्वेल, सेल्स स्वेल, क्योंकि हाइपोटोनिक है ना ये सोल्यूशन, तो सेल के अंदर पानी जाने लग जाएगा, तो इसके वजह से सेल स्वेल कर जाएगा। और ये सेल रिमेन सेम, यहाँ पर सेल रिमेन्स सेम। ऑलराइट, अब तीसरा पॉइंट देखिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl कॉन्सेंट्रेशन हैविंग ग्रेटर देन 0.91 इज हाइपरटोनिक टू ब्लड। तो अब ये जो NaCl सोल्यूशन ये आपका हाइपरटोनिक हो गया, तो अब सेल में से सोल्यूशन बाहर आने लग जाएगा, तो सेल श्रिंक कर जाएगा, तो सेल श्रिंक्स। ऑलराइट, तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये डेंजरस कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से बहुत केयरफुली इंट्रावीनस ड्रिप्स ऑफ सलाइन वाटर को इंजेक्ट करना चाहिए पेशेंट्स के अंदर। ऑलराइट, समझ में आ गया? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आ जाते हैं वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ये दरअसल इसके हेल्प से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है, जिसको मैंने बोला था कि हम लोग बाद में उसको देखेंगे, वहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, कैसे वो डिराइव हुआ है, दरअसल वो देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, कोई स्पेशल इसका डेरिवेशन नहीं है। आपने ग्रेड 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने बॉयल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ पढ़ा था। वही उसी लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया गया। तो वहाँ पर वो बॉयल्स लॉ था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपने ये पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब ये चेंज हो गया है इनटू बॉयल-वॉन्टॉफ लॉ। तो अब ये P की जगह यूज करेंगे पाई, तो पाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर आपने एक लॉ पढ़ा था गे-लुसाक्स लॉ, आपने पढ़ा था। ऑलराइट, गे-लुसाक्स लॉ प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी था, तो ये आपने देखा था PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, ये गे-लुसाक वॉन्टॉफ लॉ या वॉन्टॉफ थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो अब प्रेशर की जगह पाई यूज कर दीजिए, तो पाई T इज इक्वल टू इज कॉन्स्टेंट। तो इन सब को जब आपने जोड़ा था तो आपको जो फॉर्मूला मिला था, जो आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला था, दैट वाज PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। बिल्कुल वही यहाँ पर आ जाएगा, मगर यहाँ पर प्रेशर की जगह हम यूज करेंगे पाई, V इज इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला हो गया आपका। V is volume of the solution, n number of moles of the solute, R is gas constant, T is the temperature and pi is the osmotic pressure. Simple, कोई चेंज नहीं आया, बस ये P की जगह यहाँ पर हम pi यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेजर फॉर्मूला है। मैं 2 केसेस आपके साथ और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये 2 केसेस हैं।
पहला केस है टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम सब्सटेंस हैव ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 एंड पाई 2। तो आपको फाइनल या रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई 1 V1 इज प्लस पाई 2 V2, क्योंकि सेम सब्सटेंस का है ना, सेम इसमें सल्यूट है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट एंड दोनों के वॉल्यूम को आप ऐड कर देंगे। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2। तो जो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा सोल्यूशन का वो आएगा पाई आर इन मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2। ऑलराइट, सेकेंड केस है जब टू डिफरेंट सल्यूट्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर, मतलब दो डिफरेंट सल्यूट का के सॉल्यूशंस हैं उनको आप मिक्स कर रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, पाई 1 प्लस पाई 2 दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को आप जोड़ दीजिए। फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का N1 RT अपॉन, अब क्योंकि दोनों उस मिक्सचर को आपने जोड़ दिया ना तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 इधर भी N2 R V1 प्लस V2। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपने तब लिखा हुआ है जब आपने अज्यूम किया हुआ है कि आपके जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं दे नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। मगर अगर सल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाते हैं तो फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा, हम लोग वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ गया, बस यहाँ पर I यूज़ कर देंगे। I इज़ दी वांट ऑफ फैक्टर। जैसे मैंने अभी बताया वांट ऑफ फैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, I1 एंड I2 आर दी वांट ऑफ फैक्टर्स ऑफ सल्यूट 1 एंड सल्यूट 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, 4 फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। पाई इज इक्वल टू HDG, पाई V इज इक्वल टू NRT, थर्ड फार्मूला एंड फोर्थ फार्मूला। ऑलराइट, तो 2 न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स। सो पहला न्यूमेरिकल है, ये मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छी बुक है, डॉक्टर P बहादुर की है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। सो क्वेश्चन इज अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्लोज्ड एट वन एंड विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज क्लोज्ड एट वन एंड विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है आपका मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ऑलराइट, अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज पर 100 ml इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब। इसमें ग्लूकोज सोल्यूशन है, ग्लूकोज, और 5 ग्राम पर 100 ml के हिसाब से है ये। ऑलराइट, एंड इट इज डिप्ड इन प्योर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज डिप्ड इन प्योर वाटर, दिस इज डिप्ड इन प्योर वाटर, तो वाटर अंदर जाने लग जाएगा, तो दिस इज वाटर। ऑलराइट, वाटर अंदर जाने लग जाएगा तो इसका हाइट बढ़ जाएगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है हाइट पूछेंगे। एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये आ गया 300 केल्विन। ऑलराइट, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम अब एस्टैब्लिश हो गया, पानी अंदर चला गया, अब ये एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाएगा। राइट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो याद रखिएगा, एक हाइट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो जो हाइट है वो कैलकुलेट करने को आई सपोज बोले जाएगा। सो फर्स्ट इज यू नीड टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट करना है, यस। एंड दूसरा बोल दिया गया है आपको हाइट जो डेवलप हुई है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अज्यूम डेंसिटी ऑफ फाइनल ग्लूकोज सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ फाइनल ग्लूकोज सोल्यूशन, क्योंकि पानी अंदर जा चुका है ना तो अब तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगी। फाइनल ग्लूकोज solution that is 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है पहला, तो सीधे सीधे पहला वाला पार्ट है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई ढूंढना है,
वॉल्यूम इज़ 100 ml, वॉल्यूम तो हमेशा लीटर में होता है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो इट कन्वर्ट्स इनटू लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो 5 ग्राम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 5 अपॉन, सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, आर की वैल्यू 0.082 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, बस प्रेशर निकालना है। सो पाई निकल के आया इसमें 6.84 एटमॉस्फेयर्स, ये तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं, हाइट निकालना है आपको, हाइट अचीव्ड, ठीक है, हाइट डेवलप्ड इन वर्टिकल कॉलम। तो हाइट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है वो वाला, पिछला वाला जो आपने देखा था, पाई इज इक्वल टू HdG, ठीक है। अच्छा, जो आपने प्रेशर यहाँ पर निकाला है उसको ध्यान रखिएगा, उसकी यूनिट आपको खास ख्याल रखना है, एटमॉस्फेयर्स में यूनिट नहीं लेनी है आपको, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, इज इक्वल टू H आपको निकालना है, डेंसिटी 1 ग्राम्स पर ml है, तो इसको हमें kg पर मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻³ कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड G इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सब कुछ पता है हमको, H बस हमें निकालना है, तो H की वैल्यू इसमें आ जाएगी 70.43 मीटर्स, सिंपल सा। ऑलराइट, हमेशा बस ध्यान रखिएगा ये यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये एटमॉस्फेयर में है तो आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तभी आपको 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये mm में होगा तो पहले आपको इसको 760 से भी पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, कन्वर्जन फैक्टर होता है, mm को पहले एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% सोल्यूशन वेट अपॉन वॉल्यूम, ये 5% सोल्यूशन है वेट अपॉन वॉल्यूम करके ऑफ केन शुगर, ये दिया हुआ है। इज आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक है, इज आइसोटोनिक विद 0.877%, फिर वेट अपॉन वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन के साथ, ये आइसोटोनिक है। ऑलराइट, तो आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया आपको निकालना है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर ऑफ शुगर इज 342, दिस इज गिवन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है 5% वेट अपॉन वॉल्यूम। तो 5% वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ दैट 5 ग्राम ऑफ केन शुगर is in 100 ml of solution. Similarly, 0.877 gram of urea is in 100 ml of solution. बहुत सारी चीज़ें अपन लोग को इधर ही से पता चल गई। अब क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो π1 इज इक्वल टू π2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, nRT, N1R टेम्परेचर तो सेम है और वॉल्यूम, एंड यहाँ पर N2RT अपॉन, अब इत्तेफाक से वॉल्यूम भी अपना सेम है तो वॉल्यूम भी कट गया क्योंकि दोनों 100 है, टेम्परेचर R ये सब कट गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का सिर्फ खेल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला होता है, तो ये हमने केन शुगर कंसिडर किया है तो 5/342, एंड इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज 0.877 अपॉन यही मॉलिक्यूलर वेट अपन लोगों को कैलकुलेट करना है। बस देखिए हो गया सॉल्व। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 0.877 इंटू 342 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 59.99।
ठीक है, देखा बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कर लेंगे तो अब आपको, तो उसके बाद आपको और अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाज अ प्रिटी सिंपल टॉपिक। हम लोग ने पाई इज इक्वल टू एच डी जी वाला फॉर्मूला भी देखा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला भी देखा, एंड जो मिक्सचर्स के दो मैंने केसेस करवाए थे वो भी आपने देखा। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हार्टलेज एंड बार्कलेज मेथड से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपने देखा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें अच्छी तरह से देख ली एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर करेंगे, मतलब आए जो मैंने आपको बताया था वांट ऑफ फैक्टर हम लोग करेंगे, एंड उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। सो आप लोग उस पर मेहनत करिएगा। Okay, so if you still have any problems in this particular topic or any other topic for that sake, so you can quickly mention it in the comments section, and I'll be trying my level best to answer your queries as early as possible. So by this is Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have enjoyed the video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.